हम डिस्कस कर रहे थे MCQ 450 ऑफ विवेक सर, जो कि अभी 2025 में रिलीज हुआ है। इसमें आपके टोटल 450 MCQ होते हैं और टोटल सारे आपके कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गए, ये सब आपके कवर हो जाते हैं विद द करंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए सीधा आप टॉपिक पर चलते हैं। ये लास्ट पिलर है, और इसके बाद हमारे जो इसमें विवेक सर 450 में ओनली 100 MCQ और बचेंगे, उनको बजट से हैं, जो बजट का MCQ है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा हैंड आउट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 431 सीधा देखने चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्टार्टअप के रिगार्डिंग बताइए, तो स्पेशली इसमें डिफिनीशन पूछी गई है स्टार्टअप्स की। डिफिनीशन ऑफ स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो डिफिनीशन ऑफ स्टार्टअप मीन्स इसमें तीन कंडीशन होती हैं। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को स्टार्टअप तभी कहा जाएगा जब वो तीन कंडीशन फुलफिल करेगी। फर्स्ट कंडीशन है कि उसकी एज जो है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अप टू 10 ईयर्स ओनली। ठीक है, उसका एज जो है 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। 1 मिनट। ओके, फर्स्ट कंडीशन आपने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि उसका टर्नओवर जो है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, और सिंस इनकॉर्पोरेशन उसका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये, और थर्ड कंडीशन क्या होती है इसमें? थर्ड कंडीशन ये है कि वो किसी इनोवेटिव एरिया में वर्क कर रहा हो। इनोवेटिव एरिया में वर्क कर रहा हो मतलब अगर आप साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन ऐसा साइकिल बना रहे हैं जो बिना चलाए चलती है, या आप ऐसा साइकिल मान लीजिए बना रहे हैं जो उड़ रही है, विच आर फ्लाइंग, देन यू आर वर्किंग इन द इनोवेशन। ठीक है, तो वो इनोवेशन में वर्क करना चाहिए। उसका जो टोटल टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि पूरे 10 साल में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। जैसे फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं कि अप्रैल टू अप्रैल या मार्च टू मार्च होता है ना, ये 1 ईयर को यहाँ पर देखा गया है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका पूरा टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसकी एज जो है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एन एंटिटी इज कंसिडर्ड स्टार्टअप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर कहने टर्न ओवर ऑफ द एंटिटी शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ नहीं, क्या था? 100 करोड़। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि दे आर इंक्लूडेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए दिस इज करेक्ट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडर PSL नॉर्म तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये मैंडेटरी होता है कि अपने लोन का कुछ परसेंट वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे यहाँ पर आपने स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कराना हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कुछ पुअर फैमिलीज को वेंडर्स को, फिर ठीक है ये फिर हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी को में। तो इन सब एरिया में लोन प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको, ये मैंडेटरी है बैंक्स को। कितना कुछ परसेंटेज, जैसे 25% है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए, कि वो अपने लोन का 25% लोन इन्हीं एरिया में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पार्लियामेंट ने पास किया है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, which of the following statement are true regarding the फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई MSME है, MSME मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री जो कहते हैं ना, आपको पता ही होगा ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये कोई MSME है, और ये कोई मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मान लेते हैं, या कोई PSUज है, या मान लीजिए लेते हैं कि ये टाटा कंपनी है। ठीक है, ये टाटा कंपनी है, तो कोई कंपनी है, कोई बड़ा कंपनी। तो अगर MSME ने इनको कोई मतलब बड़ी कंपनी को कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, या PSUज को कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया है, और तो जब प्रोडक्ट टाटा कंपनी को या PSU को सप्लाई करेंगे तो MSME को कोई रिसिप्ट मिलेगी कि हाँ देखिए आपने इतना सप्लाई किया है इस कंपनी को। तो अगर MSME को उसी टाइम पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, तो MSME क्या कर सकता है? उस रिसिप्ट को किसी भी बैंक और NBFC के पास लोन में रख सकता है। ठीक है,
आप ये सीधा कह सकते हैं कि किसी बैंक और एनबीएफसी को सेल कर सकता है और वहां से क्या ले सकता है, फंड ले सकता है, फंड ले सकता है बैंक और एनबीएफसी से। और वो बैंक और एनबीएफसी वो रिसिप्ट ले जाकर टाटा जी से या फिर पीएसयूज से, कोई भी पीएसयूज है वहां से मनी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टरिंग। तो कह रहे हैं कि इट इज ए अनसिक्योर्ड लेंडिंग फैसिलिटी बाय बैंक टू जनरली एमएसएमई। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, ये बिल्कुल नहीं है ना, एमएसएमई ये अनसिक्योर्ड नहीं है। और ना ये आप कह सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड होता है, रिसीवेबल अमाउंट पे, या आप रिसीप्ट पे कह सकते हैं कि वो बैंक और एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करता है एमएसएमई को, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और अनसिक्योर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको रिसिप्ट जो एमएसएमई बैंक को प्रोवाइड कराएगा वो रिसिप्ट ले जाकर वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, लोन का वहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकता है बैंक, ठीक है। तो सीधा इस पे ये वन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सीधा आंसर पर देखेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है फिर। तो याद रखेंगे कि इसका पूरा मतलब बेस्ट जो डिफिनीशन क्या है कि इट इज़ अ वे टू गेट इमीडिएट लिक्विडिटी बाय सेलिंग रिसीवेबल्स। ओके, तो अगर एमएसएमई को तुरंत पैसा चाहिए, लिक्विडिटी मतलब तुरंत पैसा चाहिए, तो वो रिसीवेबल मतलब जो रिसीव करना था टाटा या पीएसयू से, जो पैसे उसको रिसीव होने वाले थे क्योंकि उसने कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया था, तो उस रिसीवेबल को बैंक और एनबीएफसी के पास रख के क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकता है एमएसएमई, ठीक है। और वो पैसा कौन कलेक्ट करने जाएगा, तो बैंक कलेक्ट करने जाएगा, ये एनबीएफसी कलेक्ट करने जाएगा टाटा जी से, ठीक है। अब ये सारा खेल अगर ऑनलाइन होता है तो किस प्लेटफॉर्म पे होता है, तो याद रखेंगे TREDS, ट्रेड्स से जैसे आप याद रख सकते हैं। तो कभी यूपीएससी पूछे कि ट्रेड क्या है, तो जहाँ पर ये पूरा रिसीवेबल और फैक्टरिंग वाला जो सारा गेम चलता है उसी प्लेटफॉर्म को ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट अब बार बार बोला है, बैंक एंड एनबीएफसी मतलब दोनों। पहले क्या था कि ओनली बैंक था, फिर अमेंडमेंट आया तब एनबीएफसी को भी अलाउड कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो सी इसका करेक्ट है बिल्कुल, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर 433 क्या है देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मर्चेंटिंग ट्रेड। देखिए मर्चेंटिंग ट्रेड मान लीजिए कि जैसे ये यूएसए है, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका है, और ये इंडिया है, ठीक है। और इंडिया में मर्चेंट, मर्चेंट मतलब जो सेलर्स है, जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर्स है वो इंडिया में है, जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर्स जो है वो इंडिया में। तो अगर मान लीजिए कि एज्यूम कीजिए कि यूएसए को कोई प्रोडक्ट, यूएसए के किसी इंपोर्टर को कोई प्रोडक्ट इंडिया से वो इंपोर्ट करने आता है, वो इस मर्चेंट से मिलता है, लेकिन क्या होता है कि इंडिया में वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है या नहीं होता है। तो ये मर्चेंट जो है, जो मर्चेंट है इंडिया वाला, जो मर्चेंट है, जो सेलर है, वो क्या कर सकता है कि वो साउथ अफ्रीका में अगर वो सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का है जो इस इंपोर्टर को चाहिए, तो ये मर्चेंट क्या करेगा, साउथ अफ्रीका में कांटेक्ट करके वो प्रोडक्ट डायरेक्ट यूएसए के इंपोर्टर को प्रोवाइड करा देगा। समझ में आया। मतलब केस क्या है इसमें कि इंडिया में वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका से पहले ये मर्चेंट जो इंडिया में प्रोडक्ट लेकर आएगा फिर यूएसए के इंपोर्टर को इंपोर्ट करेगा, नहीं। डायरेक्ट मर्चेंट जो है, जो इंडिया में बैठा हुआ है, वो यूएसए वो साउथ अफ्रीका में कांटेक्ट करेगा किसी एक्सपोर्टर से, और वो प्रोडक्ट वो डायरेक्ट यूएसए भेज देगा इंपोर्टर के पास, ठीक है। और इसमें ये कुछ बेनिफिट कमा लेगा, ये जो इंडिया का मर्चेंट है, ये इसमें इसको प्रॉफिट कुछ होगा। मान लीजिए कि जैसे ये इंपोर्टर जो यूएसए का है, ये 200 रुपये प्रोवाइड करा रहा है, तो ये इंडिया का मर्चेंट साउथ अफ्रीका को कहेगा कि 180 आपको मिलेगा, 20 मुझे देना, क्योंकि वो मुझसे प्रोडक्ट लेने आया था ना यूएसए का जो इंपोर्टर है। तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो दिस कॉल द मर्चेंटिंग ट्रेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मर्चेंटिंग ट्रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गुड्स बाउट एंड सोल्ड डज नॉट इंटर द मर्चेंट टेरिटरी। मर्चेंट टेरिटरी मतलब इनके, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इंडिया में, तो इंडिया में गुड्स नहीं इंटर कर रहा है, बस यूएसए और साउथ अफ्रीका से इंडियन मर्चेंट क्या कर रहा है कि साउथ अफ्रीका में गुड्स बाउट कर लिया, खरीद के सीधा यूएसए के जो इंपोर्टर है उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो ये कॉल द, दिस इज कॉल्ड द मर्चेंटिंग ट्रेड, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे पूरा। सो दिस आप ये पूरा याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट यही है कि वो जो गुड्स है वो इंडिया के या मर्चेंट वाले जो जहाँ पर मर्चेंट रह रहा है, जहाँ पर सेलर्स रह रहा है, वहाँ पर वो गुड्स नहीं आएगा उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में। दो फॉरेन टेरिटरी यहाँ पर तो केवल फॉरेन कंट्री के बीच ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना, बस इंडियन मर्चेंट एज अ मिडिल मैन काम कर रहा है, मिडिल मैन काम कर रहा है। यहाँ से इस कंट्री से गुड्स
मतलब आप कह सकते हैं कि गुड्स खरीद के दूसरी कंट्री को सेल कर दे रहा है, ठीक है, सिंपल वे में समझ लीजिए। तो बी इज करेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देख लीजिए, ये सिंपल वे में समझिए कि इट इज अ पाइपलाइन टू मोनेटाइज द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट और पीएसयूज। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब आपको पता ही होगा, जो प्रोजेक्ट पहले से मतलब क्रिएट हुआ। ग्रीन फील्ड क्या किसे कहते हैं, जो शुरू से इनिशियल स्टेज से डेवलप किया जाए। ब्राउन फील्ड मतलब जो प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई स्कूल है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट स्कूल है जो बहुत ही इसकी जर्जर अवस्था है, बहुत ही ख़राब है, ना कहीं यहाँ पर बेंच है, ना डेस्क है, ना पढ़ाने का कोई इक्विपमेंट है। तो ये मतलब स्कूल तो है बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व करके या इनवाइट करके कहेगी कि आप इस स्कूल का डेवलपमेंट कीजिए, और इससे जो कुछ ईयर्स तक फीस आएगी वो आप रख लेना। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ये मोनेटाइजेशन में इस केस में ये हो रहा है कि ये नहीं हो रहा कि जो ये प्राइवेट एंटिटी है उसको स्कूल गवर्नमेंट सेल कर रही है, सेल नहीं कर रही। केवल प्राइवेट एंटिटी को इतना अलाउड है कि वो डेवलप कर दे, इस स्कूल को अच्छा बना दे, फिर इसमें स्टूडेंट आएंगे, फिर स्टूडेंट से जो फीस मिलेगी उसके कुछ ईयर से, मान लीजिए 10 ईयर्स तक सारी फीस प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिलती जाएगी। फिर 10 ईयर्स के बाद वो फीस फिर गवर्नमेंट के पास चली जाएगी ना। तो पूरा जो ओनरशिप है, ओनरशिप नहीं चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, केवल इन्वेस्टमेंट लेने का तरीका है प्राइवेट एंटिटी से ये के, ठीक है, वो भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो आप समझ गए। फिर कह रहे हैं कि प्लान्स फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ कोर एसेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पीएसयूज। बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसेट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हैं उनको मोनेटाइज करना है, उनको मोनेटाइज करना है प्राइवेट इन्वेस्टर से, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सब कुछ हो रहा है, मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया तो स्कूल ही नहीं, रोड हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई बिल्डिंग्स हो गई, तो सब मतलब पूरा सब कुछ आप इसमें मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट। फिर कंसीडर, उसमें केवल एक ही स्टेटमेंट था, सॉरी 434 में ओनली वन स्टेटमेंट, सर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप देखिए केवल एक स्टेटमेंट है ना, तो ये तो सही है। बाकी मैंने जो बताया वो आप याद रखेंगे। नीति आयोग का आप ये याद रखेंगे, इसमें एक वैल्यू एडिशन की, नीति आयोग का इसमें बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। तो नीति आयोग इससे बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं वो होता है। और मैंने जैसे बताया कि इसमें ओनरशिप चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट का जो एसेट होता है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, सेंट्रल और गवर्नमेंट की वो एसेट रहेगी। बस इन्वेस्टर्स जो होंगे वो प्राइवेट वाले होंगे और उनको कुछ ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पीएसयूज और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस जो स्पेशली में वर्क करेगा वो 4 फाइनेंशियल ईयर तक करेगा, 2021-22 टू 2024-25 में। तो इसको इस टाइम पीरियड में टारगेट दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे पूरा, ठीक है। फिर मैंने बता दिया था कि ब्राउन फील्ड एसेट को ही किया जाएगा, ग्रीन फील्ड का नहीं। ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी बना हुआ एसेट है, ठीक है, उसको मोनेटाइज करना है, बस उसमें उतना ही देखना था। फिर ये देखिए 435 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे प्राइवेट लेवल जो प्रोडक्ट होते हैं आर सोल्ड अंडर द नेम ऑफ स्पेसिफिक रिटेलर्स। बिल्कुल सही है, प्राइवेट है तो स्पेसिफिक रिटेलर्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ कि जब आप किसी केक शॉप पे जाते हैं, केक शॉप पे जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं कि भाई देखो आप केक बना दो मेरे नाम का या मेरे किसी फ्रेंड का नाम का या मेरे फैमिली जिसमें जिसका बर्थडे है उसके नाम का केक बनवाते हैं। तो वो हो गया, आप वो समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, कि आपने अपना लेबल उस पर या अपने फैमिली के किसी मेंबर का लेबल लगवा दिया ना। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये कोई होटल है और ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है मान लीजिए कि किसी शैम्पू का, ठीक है, किसी शैम्पू का मैन्युफैक्चरर है। तो ये होटल मान लीजिए ताज होटल है, ये ताज होटल है। तो ये मैन्युफैक्चरर जो है वो शैम्पू सप्लाई कर सकता है, करता है ताज होटल में, शैम्पू सप्लाई करता है ताज होटल में। तो ताज होटल ये इंडिकेट कर सकता है इस मैन्युफैक्चरर को कि देखिए आप जो भी शैम्पू हमको सप्लाई करेंगे उस पर आप लिख देंगे ताज शैम्पू, ताज शैम्पू। इसका मतलब ये नहीं कि ये ताज होटल का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी दूसरे की है, बस उस पर मतलब जो शैम्पू वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी प्रोड्यूस कर रही है जो सप्लाई करेगी ताज होटल को, उस पर वो लेबल लगा देगी ताज शैम्पू। हो सकता है कि ये शैम्पू मतलब किसी भी कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का कंपनी हो ये, बट जो
ताज होटल को सप्लाई किया जाएगा उस पर ताज शैम्पू लेबल लगा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कर दिया गया ना। तो यहाँ पर ये सही है। फिर व्हाइट लेवल प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये क्या हो गया, ये सेलर्स है और ये रिटेलर है, जो मतलब हम और आप जो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ये जो सेलर्स को है उस सेलर्स को प्रोडक्ट सप्लाई कर देगा विदाउट नेम एंड ब्रांड, मतलब कोई नेम और ब्रांड नहीं। फिर ये सेलर क्या होगा, अपना ब्रांड और अपना नेम लगाकर फिर रिटेलर को सेल कर देगा। समझ में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई नेम ब्रांड नहीं लिखेगा, वो सादा प्रोडक्ट बिल्कुल विदाउट नेम एंड ब्रांड प्रोडक्ट सेलर को सेल कर देगा। फिर सेलर अपना उस पर क्या करेगा, ब्रांड लगा के अपना नेम लगा के रिटेलर को, हम और आपको सेल कर देगा। तो उसे कहते हैं व्हाइट लेबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। तो ये मैन्युफैक्चरर वाला किसी और सेलर को भी वही सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करेगा, वो भी क्या कर सकता है, वो सेलर अपना नेम और ब्रांड लगा देगा। तो इसमें ये आप ये समझ सकते हैं कि ब्रांड चेंज हो जाता है बहुत से सारे केस में, बट जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगी ना। तो दिस इज कॉल्ड द व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स। तो दोनों सही है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कि व्हाइट लेबल प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय द मल्टीपल सेलर अंडर देयर ब्रांड। तो इसमें नहीं भी समझ में आएगा तो जो मैंने समझाया वो समझ में गए होंगे, तो सी सही है। इसमें कोई वैल्यू एडिशन कर ही नहीं सकते, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं, कह रहा कि which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लिंकेड इंसेंटिव स्कीम। कि क्या कहते हैं इसको, पीएलआई स्कीम ना, पीएलआई स्कीम बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कहेगी, जैसे मान लीजिए कि ये टाटा जी हैं, टाटा जी हैं, तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग जो कर रहे हैं, अगर आपने लास्ट ईयर 2024 में अगर आपने 10 लाख करोड़ का सेलिंग किया था प्रोडक्ट का, और आप इस ईयर अगर आप वो 12 लाख का कर देते हैं, तो आपने जितना मतलब एडिशनल सेल किया है, जितना आपने एडिशनल सेल किया उस पे मैं आपको कितने परसेंट, 6 to 4% आपको रिटर्न कर दूंगा उस सेलिंग के, या आपको 6 to 4% आपको सब्सिडी प्रोवाइड करूंगा। तो एडिशनल सेल कितना हुआ है, 2 लाख रुपए का एडिशनल सेल किया गया है प्रोडक्ट। तो 2 लाख पे 6 और 4% जो भी सब्सिडी मान लीजिए 20,000 आ जाता है, तो 20,000 ये गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी। या 20,000 आप कह सकते हैं कि उसको पैसा गवर्नमेंट देगी, टाटा जी को पैसा देगी। तो वो पैसा वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई कैपिटल ले सकता है या मतलब कुछ भी, या वो पैसे का यूज करके जीएसटी पे कर सकते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उस पर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, तो वो इंसेंटिव यही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। फिर सेकंड क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग गारंटी ऑन लोन फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। भाई गारंटी लोन तो ये हमने देखा ही नहीं, ठीक है। फिर ये देखते हैं गवर्नमेंट इज ए गिविंग इंसेंटिव ऑन एडिशनल सेल, यही तो बताया था, जो एडिशनल आपने सेल कर दिया उस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये कह रहा था कि इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह लोन पर तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये सी इज करेक्ट इन दिस, ठीक है। एडिशनल सेल पे जो आपको इंसेंटिव मिलेगा दैट कॉल द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसमें पीएलआई स्कीम में टोटल 13 सेक्टर्स हैं, तो सारे सेक्टर को आप याद नहीं रख सकते, जैसे ड्रोन भी है इसमें, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो बस इतना याद रखिए कि हाँ ये पीएलआई स्कीम ऐसा कैसे वर्क कर रही, कैसे काम कर रही, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको डिलीट कर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 437 पर। इसमें ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि ये कब से रिलीज हो रहा है, तो 1950 से। इसको कौन रिलीज कर रहा है, तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंडर, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसमें जो आईआईपी में सबसे ज़्यादा शेयर्स किसका है, मतलब तो वो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो कि है 77%, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखें कि आईआईपी हैव हाईएस्ट शेयर और हाईएस्ट वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड माइनिंग एंड कोयरिंग का सेकेंड हाईएस्ट है, जो कि अराउंड आपका हो जाता है 14%, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा पार्ट है आईआईपी का, तो माइनिंग एंड क्वायरिंग, एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो दिस टू इज द पार्ट ऑफ आईआईपी। उसमें फॉरेस्ट्री और कंस्ट्रक्शन नहीं आता, तो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं,
ये सिंपल सा वन स्टेटमेंट की इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे जो है वो कौन रिलीज करता है, तो आरबीआई रिलीज करता है। ये वन वर्ड आप याद रखें कि इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे वाज रिलीज बाई या इज रिलीज और कंडक्टेड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉमर्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इसमें सारे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आरबीआई याद रखना इसमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द टर्म ग्रेडेड सर्विलांस मेजर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या देख रहा है, सर्विलांस, सर्विलांस मतलब देख रेख या बहुत ज़्यादा रेगुलेशन की बात की जा रही है ना। तो ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कोई एबीसी कंपनी है जो कि लिस्टेड है और उसका शेयर एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो उस शेयर को जो सेबी है जिसका आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन 1993 में हुआ, वो क्या करेगी, वो उस शेयर को जीएसएम ये ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म में रख देगी, मेजर्स में रख देगी, और इसके अंडर से भी उसके बाइंग सेलिंग पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि ये स्टॉक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ग्रो कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो ग्रेडेड सर्विलांस मेजर्स रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट अब, तो यहाँ पर ये सिंपली आप समझ सकते हैं कि क्या आंसर होगा, तो कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दैट इज जीएसएम। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताना है, रिगार्डिंग द कोर इंडस्ट्रीज। तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसने 8 कोर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। फिर उन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो अभी हमने देखा था उसमें 40% है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंप्राइज ऑफ अराउंड 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो आईआईपी जो कि मैंने बताया था सीएसओ रिलीज करता है, उसका 40% वेट जो है वो कोर इंडस्ट्री कन्फाइंड करती है, ठीक है। हिंदी वालों भी समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर्स हैव द लोएस्ट वेट ऑफ इन कोर इंडस्ट्रीज, दैट इज करेक्ट। देखिए ये बहुत जरूरी है, यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो हम देखेंगे किसको किसको कोर इंडस्ट्री आइडेंटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। तो हम देखने चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो मतलब शेयर्स है कोर इंडस्ट्रीज का वो है रिफाइनरी। रिफाइनरी को टोटल 28% दिया गया है, ठीक है। रिफाइनरी को कितना वेटेज है कोर इंडस्ट्रीज में, 28% है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, फिर इसके बाद आप केवल नेम याद रखिए कि कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज के पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, ये आप याद रखेंगे। फिर कोल, एक साथ याद रखिए, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और क्रूड ऑयल हो गया। तो ये तीनों एक साथ याद रखिए कि दे आर द पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो कितने हो गए, रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील्स हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। फिर आप एक याद रखेंगे सीमेंट, सीमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। फिर लास्ट को क्या था, फर्टिलाइजर्स था जिसका लोएस्ट था। तो लोएस्ट जो वेटेज है वो फर्टिलाइजर्स का है, हाईएस्ट जो है वो रिफाइनरी का है कोर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अगर सेकेंड हाईएस्ट आपको जानना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का जान सकते हैं जो कि है 19%, और स्टील का कितना है 17%। बस इतना ही याद रखना, बाकी तो मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 441 पे क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स जो है एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। देखिए एफडीआई लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, फिर एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, और दो और याद रखेंगे, चिट फंड हो गया और निधि कंपनीज हो गई। इन सब में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर देख के भी आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं अलाउड होगा, लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग जैसे हो गए, चिट फंड्स हो गए, निधि कंपनी जो हो गई, रेलवे ऑपरेशन हो गया, तो ये, और एटॉमिक एनर्जी में क्यों नहीं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की इश्यू है ना, एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई अलाउ करना। तो डी इज करेक्ट इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द टर्म ओपन एक्सेस
इन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ओपन एक्सेस का मतलब ये सारे करंट अफेयर के टॉपिक हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओपन एक्सेस को मैं अगर समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट ये नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर आप रहते हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडर्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी जो हैं, 4 कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर। तो ये आपका विषय कि आप किस कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले हैं। आप हो सकता है ए से लें, हो सकता है बी से लें, हो सकता है सी से लें, हो सकता है डी से। तो यू हैव अ फ्रीडम, मतलब कंज्यूमर्स हैव अ फ्रीडम टू टू चूज व्हिच सप्लायर्स, ओके, किस इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से वो इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हैं। तो ये मतलब कंज्यूमर हैव एक्सेस टू द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सप्लायर ऑफ दियर चॉइस। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी है, यहाँ पर बहुत बार ये कहा जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है तो वहाँ पर कंज्यूमर की चॉइस का हनन होता है या कंज्यूमर की चॉइस को नहीं देखा जा रहा है। तो ये कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स होनी चाहिए जिससे कंज्यूमर अपना बेस्ट डिसीजन बना सके। ठीक है, तो इसी के सेंस में ये न्यूज में आया था। तो ओपन एक्सेस यही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं अब। फिर देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी न्यू जो आया है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है। ठीक है, तो देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो देखिए ये कह रहा है कि अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम द मंथली पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नहीं, ये इनकरेक्ट है। जो ओपीएस था ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि अगर जो आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके जो लास्ट मंथ में जो सैलरी है उसका जो कुछ परसेंटेज है या उसका एक्चुअली क्या होता था, 1/2% मोस्ट ऑफ द टाइम होता था कि उसके हाफ आपको पेंशन मिलेगा आपके होल लाइफ में। तो इस केस में क्या आप देख रहे हैं कि ना कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट कर रहा है, करना पड़ रहा है अपने सैलरी के लिए। ना गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है ना एम्प्लॉय को, बस जितना सैलरी है उसका हाफ कर दो और उतना पेंशन देते रहो। तो दिस इज कॉल्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इस ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी आपको पेंशन मिलता था उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, यू हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अंडर द न्यू पेंशन जो एनपीएस आया है उसमें कहते हैं लमसम अमाउंट दैट समवन गेट एट मैच्योरिटी इज अ टैक्सेबल। तो ये भी इनकरेक्ट है, जो क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है अगर आप जो लमसम अमाउंट मिलता है आपको 60 ईयर्स या अबव पर, अगर आपको 60 ईयर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 60 ईयर्स या अबव पर आपको जो भी आपको पेंशन मिलता है वो टैक्सेबल नहीं था। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम कैसे वर्क करता था, मान लीजिए कि ये पेंशन फंड है, ये पेंशन फंड है जो कि कहता है कि हम एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड कराएंगे आफ्टर द रिटायरमेंट। तो इस पेंशन फंड में क्या था प्रोविजन कि कुछ परसेंटेज जो एम्प्लॉय है वो अपने सैलरी का इसमें हर मंथ कटता जाएगा, वो पेंशन फंड में जाएगा और कुछ रुपए गवर्नमेंट इस मतलब पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेगी या गवर्नमेंट देगी हर एम्प्लॉय के बेसिस पे। मान लीजिए कि 10 रुपया एम्प्लॉय को देना पड़ता है तो 15 रुपये गवर्नमेंट देगी। तो टोटल कितना हो गया मंथली, 25 रुपये वो पेंशन फंड के पास चले जाएंगे इस एम्प्लॉय के नाम पर। ठीक है, तो फिर ये 25 रुपये वो पेंशन फंड क्या करेगा, बहुत सारे स्टॉक हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगा पेंशन फंड। फिर जो रिटर्न आएगा जो 60 साल के बाद, मतलब 60 साल तक वो इन्वेस्ट करता रहेगा पेंशन फंड। फिर 60 साल के बाद जब उसको मतलब उस एम्प्लॉय को पेंशन देने का टाइम आया तो जो रिटर्न होगा उस बेसिस पे उस एम्प्लॉय को पेंशन दिया जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय को जो रिटर्न मिलना है, जो पेंशन मिलना है, वो डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो किसी मंथ क्या होगा कि 10,000 पेंशन भी मिल सकती है और किसी मंथ हो सकता है कि 6,000 ही पेंशन मिले एम्प्लॉय को। तो मतलब पेंशन अमाउंट वाज नॉट फिक्स्ड इन द अंडर न्यू पेंशन स्कीम, बट ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, फिक्स्ड था, बिल्कुल फिक्स्ड। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में बिल्कुल फिक्स्ड। ठीक है, जितना आपकी लास्ट मंथ सैलरी है उसका हाफ आपको पेंशन मिलता रहेगा होल रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये आप न्यू पेंशन स्कीम समझ चुके। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। फिर कह रहे कि अंडर यूनिफाइड पेमेंट्स जो पेंशन स्कीम है इसमें कह रहे कि एम्प्लॉय डू नॉट नीड टू कंट्रीब्यूट एंड देयर इज अ एश्योर्ड पेंशन। फिर ये इनकरेक्ट हो जाए क्योंकि एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो यूपीएस है
अभी जो न्यू आया है यूनिफाइड, इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय भी अपने कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। फिर जो भी मतलब रिटायरमेंट के बाद इसको फिक्स्ड जो जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में होता है वैसे फिक्स्ड अमाउंट इसको एश्योर्ड पेमेंट तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। एश्योर्ड पेमेंट्स पेंशन तो मिलेगा बट एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आई होप आप सब समझ चुके होंगे। और एक बात, एक पॉइंट याद रखिए कि जो यूपीएस है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉय से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट, ठीक है। फिर 444 क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द वन विच इस्टेब्लिश्ड एज अ स्टेचुटरी बॉडी फर्स्ट शुड कम फर्स्ट इन ऑर्डर। मतलब इनमें ये कह रहा है कि कब कौन सी बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस्टेब्लिश कर दो या बैठा दो। तो देखते हैं, देखिए जो पेंशन फंड जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये 2013-14 में आई थी, ठीक है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये आपकी कब आएगी, 1999 में। फिर सेबी मैंने पहले ही बता दिया था कि 1993 और 1992 आप बोल सकते हैं ना, उस टाइम पे आई थी। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, समझ के 3-2-1 होगा। बाकी आप उसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना था। फिर कह रहे कि एज पर सेबी जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग द शेयर व्हिच आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपल सा इसमें ये पूछ रहा है कि कोई लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर लिस्टेड है, तो कितना परसेंटेज शेयर उस कंपनी को पब्लिक में लाना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम कितना परसेंटेज शेयर उस कंपनी को पब्लिक में सोल्ड करना पड़ेगा। तो वो जो लिमिट है वो 25% है, और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो लिमिट बढ़ाकर अब 35% कर देना चाहिए, ठीक है। इतना परसेंटेज शेयर एटलीस्ट पब्लिक के पास होना चाहिए अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो, ठीक है। तो ये एक अमाउंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। फिर कह रहे हैं कि व्हिच स्टॉक एक्सचेंज हैज गॉट द अप्रूवल बाय सेबी टू सेट अप सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसको अप्रूवल दे दिया आरबीआई में कि जाओ तुम सोशल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश कर दो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, जैसे स्पेशली क्या होगा, यहाँ पर वो स्टॉक का एक्सचेंज होगा, बाइंग सेलिंग होगी, जो स्टॉक सोशल सेक्टर में, जैसे स्कूल स्कूल के बॉन्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हेल्थ वाले, हेल्थ के शेयर्स और बॉन्ड है, वो स्टॉक यहाँ पर बाइंग सेलिंग होगी। तो जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर से टाटा जी हो गए या अंबानी जी हो गए, अगर उनको सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सीधा वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे कुछ सोशल सेक्टर में बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अप्रूव्ड बाय द सेबी टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। 447 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अरेंज द स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बाय वैल्यूज। तो सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, बाय वैल्यू। तो बाय वैल्यू अगर आप देखेंगे इसमें आपको फैक्ट याद रखना है कि गुजरात है हाईएस्ट, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, और 4 आप यूपी, फिफ्थ आप यूपी याद सकते हैं। बट नहीं याद होता तो 3 तक याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पर गुड्स की बात हो रही, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स की बात, स्पेशली गुड्स को जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, टॉप 3। फिर 450 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्टिफिकेट है आर ट्रेडेड ऑन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आप याद रखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सर्टिफिकेट्स होगा वो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में समझते हैं, बट ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे। फिर कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेट्स टारगेट एनर्जी ऑफ ईयर फॉर रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि ये मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
तो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स उसको मतलब पूरा होल्ड करेगी ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ये डिसीजन लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एटलीस्ट कुछ परसेंटेज जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलार हो गया, फिर स्मॉल स्मॉल जो होते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, उनसे जनरेटेड एनर्जी को बाय करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। फिर जैसे मान लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या है, मतलब मान लीजिए कि अपने जो ऑब्लिगेशन है, जितना परसेंटेज बाय करना उससे ज़्यादा अगर बाय कर लेती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या कर सकती है, वो सेल कर सकती है किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जिसने नहीं बाय किया है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा भी है, मतलब इसका बाइंग सेलिंग होता है, आरपीओ जो रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन जो है उसका बाइंग सेलिंग होता रहता है, ठीक है। या रिन्यू इसको कह सकते हैं आरपीओ ऑब्लिगेशन किसके थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट इन दिस, ठीक है। ओके, तो आई होप वो समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, बस अगर आपको इतना भी इसमें ये पता हो जाता है कि हाँ कुछ रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कुछ परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी जो है वो कहाँ से, रिन्यूएबल एनर्जी से लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का वे है, ठीक है। और जो कोल से जनरेटेड एनर्जीज है उनको, कोल या थर्मल पावर प्लांट्स हो गए या कोल जनरेटेड एनर्जी को कम करने का वे है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। और जो आरपीओ का जो परचेस करेगा या फिर जो सेल करेगा आरपीओ, उसको एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिलता है और वो ट्रेडेड है, बस इतना भी कि उसकी बाइंग सेलिंग हो सकती है ट्रेडेड की, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट की बाइंग सेलिंग हो सकती है, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसने नहीं परचेस कर पाई तो वो बाय कर सकती है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, सिंपल वे में समझो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ देश में चल रहा है इंडिया में, ठीक है। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था कि ये ट्रेडेड है, ट्रेडेबल है, ठीक है। फिर कह रहे कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस ये बहुत न्यूज में था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये होता है कि मान लीजिए कि जो दो कंट्रीज की बहुत डेवलप्ड यूपीआई सिस्टम है, या यूपीआई या पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है आप कह सकते हैं। तो जैसे इंडिया की बहुत डेवलप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑनलाइन डिजिटल क्या है, यूपीआई है। और अदर कंट्री मान लेते हैं यूएई हो गया, तो उस कंट्री का कोई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होगा तो उन दोनों को ऐड करना है, मर्ज करना है, ठीक है। तो ये है, यही प्रोजेक्ट कहा जाता है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इसमें आपको क्या ये क्या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से रिलेटेड है। इतना भी आप कर लेते हैं तो बहुत हो जाएगा। तो अभी ये नेक्सस जैसे यूएई के साथ हमारा चल रहा है नेक्सस करने का, मलेशिया के द्वारा के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ये सिंगापुर से के साथ चल रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं, बट इतना मुझे लगता है कि यही पूछेगा, प्रोजेक्ट नेक्सस वाज इज इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से, ठीक है। फिर 450 जो लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डब्बा ट्रेडिंग। अच्छा, डब्बा ट्रेडिंग ये भी मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। तो डब्बा ट्रेडिंग मान लीजिए कि ये कैसा, ये होता है कि आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, ये ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज से सेबी के आउटसाइड होती है। कैसे होती है ये पहले से ये मान लेते। मान लीजिए कि इसमें ऐसा होगा, जैसे ये कोई शेयर्स है, मान लीजिए कि ये टाटा जी का शेयर्स है, ठीक है। टाटा जी का शेयर्स है जिसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ पर शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डब्बा ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि दो लोग या फिर बहुत सारे, मतलब बहुत लार्ज लेवल पर, बहुत लार्ज स्केल्स पे भी होता है। तो इस पे क्या होगा, दो लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जैसे कि मुझे अगर डब्बा ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जाकर मैं ये बोलूँगा कि देखिए ये जो 50 रुपये टाटा जी का शेयर है ये 1 घंटे में 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 50 रुपये वहाँ पर जमा करूँगा, ठीक है। 50 रुपये जमा करूँगा और 1 घंटे का वेट करूँगा। अगर वो 1 घंटे में 60 रुपये हो जाता है तो वो मुझे कितना रुपये देगा, 60 रुपये रिटर्न करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं गैम्बलिंग हो रही है ना, एक प्रकार से गैम्बलिंग हो रही है स्टॉक मार्केट से, कि ये देखा जा रहा है कि ये अगर शेयर ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और शेयर अगर जैसे ये 50 का 40 रुपये हो गया तो यहाँ पर क्या होगा,
आप समझ सकते हैं कि आपको 10 रुपये वहाँ पर आपके पूरे चले जाएंगे। या हो सकता है कि अगर वहाँ पर टोटल अमाउंट की बात हुई हो तो जैसे वो नीचे जाएगा तो आपका पूरा का पूरा 50 रुपये जो आपने दिया है वो चला जाएगा। तो मतलब ये आउटसाइड स्टॉक मार्केट होता है, और ये बोली पर कि हाँ उसको लगा कि हाँ मुझे लगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो मैंने लगा दिया सीधा 60 रुपीज़ मुझे, अगर वो ऊपर गया तो वो 60 रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 60 नहीं हो सकता है कि वो कहा जाए कि अगर ये ऊपर जाएगा तो तुम्हें इसका दुगना मिल जाएगा, तो 50 का 100 हो जाएगा, और नीचे गया तो आपका पूरा 50 चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे कभी कभी मैचिंग में क्या होता है, मैच फिक्सिंग में या मैच में क्या होता है, मैच में कैसे अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही वो गैम्बलिंग करते हैं। कहते हैं कि अगर ये इस बॉल पे 6 रन आया तो तुम मुझे 10,000 दोगे, नहीं आया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तो यही होता है ना उसमें। तो ऐसा ही डब्बा ट्रेडिंग होता है कि ये स्टॉक ऊपर गया तो तुम पैसा दोगे, नहीं गया तो तुम्हारा लॉस हो गया, तो मतलब मैं पैसा दूंगा और लॉस हो गया तो तुम दोगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दिस। तो इट इज़ इलीगल इन इंडिया, बिल्कुल इलीगल है। इसमें ना गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ना कुछ, तो इलीगल है। फिर कह रहे हैं ट्रेडिंग इज डन इन ब्लॉक्स ऑफ सिक्योरिटीज, ऐसा कुछ नहीं, आउटसाइड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये आप इतना समझ जाएंगे तो हो जाएगा। तो 1 और 2 इज ट्रू इन दिस। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। फिर बस इतना समझिए कि डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के प्रीव्यू के बाहर है। ठीक है, उसके एरिया के बाहर है। ये रियल में इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर पैसा स्टॉक में नहीं जा रहा है, टाटा जी को पैसा नहीं मिल रहा है, टाटा जी का शेयर की बाइंग सेलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, आप समझिए। यहाँ पर बाइंग सेलिंग कुछ नहीं हो रही शेयर्स की, बट उस पर आप कह सकते हैं कि बोली लगाई जा रही है कि 60 रुपये गया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो 50 रुपये से नीचे चला गया तो आपको लॉस लॉस होगा। बस उसका स्टॉक मार्केट के बाहर क्या हो रहा है, बोली लगाई जा रही है। ठीक है, तो 1 और 2 आर करेक्ट। तो 450 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर ये आप कह सकते हैं इसके बाद हमारा अराउंड कितने क्वेश्चन बचेंगे, इसके बाद हमारे अराउंड बचेंगे 120 क्वेश्चन, आप कह सकते हैं उनको भी कवर कर लेंगे बहुत जल्दी ही अब। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको चलेगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा, बहुत फास्ट चलाऊँ तो ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से कवर कर लिया जाएगा रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।